हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एलटी रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए हम जो है अपना जो कॉमन पेपर होने वाला है सभी सब्जेक्ट के लिए जीएस का पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम आज जो है 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 150 क्वेश्चन के होते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चन आपके जो होते हैं पार्ट 1 में ये आपके जीएस से या सामान्य अध्ययन से या जीके जीएस भी हम कह सकते हैं, इससे संबंधित होते हैं। अभी हमारी जो है यूपीपीएससी की हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे। अगर आप सभी लोग जो है एसएसटी से, जिसमें आपको हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, देना है पेपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही हमारे चैनल पर आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। हम संपूर्ण घटना चक्र पूर्वावलोकन का यूपीपीएससी जो है घटना चक्र देख रहे थे, जिसमें हमने 1990 से लेकर 2024 तक के सभी आए हुए क्वेश्चन जो यूपीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में करवाए गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूडीए एलडीए हो, आरओ एआरओ हो, जीआईसी लेक्चरर हो, टीजीटी पीजीटी हो, इन सभी से संबंधित सवालों को हम देख रहे थे। आज हमारी जो क्लास होने वाली है ये जीएस की क्लास रहने वाली है, और हम इसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके देख रखे हैं। आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज जो हम देखने वाले हैं ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी, अब वो हम देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका पेपर जो है कौन सा होने वाला है। तो देखिए, जो उच्चतर सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की वैकेंसी थी, और ये परीक्षा की तिथि जो आपकी थी, तिथि जो थी, ये 17/4/2025 की थी। शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछे गए थे और आपको इसमें व्याख्या सहित हल देखने को मिलेगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही में 2025 में पूछे गए हैं और ये दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा और उसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपके सवाल जो है ये बन सकते हैं। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है, और पहला सवाल को करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो है इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसमें से अगर दिए गए ऑप्शन में से बात करें तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इनका नाम था बुच विल्मोर। ठीक है, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये कब लौट कर आई, तो 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुच जो है विल्मोर बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में परीक्षण उड़ान के लिए रवाना हुए थे। कब रवाना हुए थे, तो 5 जून 2024 को। और तकनीकी खराबी के कारण 19 मार्च 2025 को नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के हिस्से के रूप में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जो है निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ जो है ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया गया। तो यहाँ पर 4 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम्स तो है ही है, इसके अलावा देखिए बुच विल्मोर को पूछ लिया गया है, आपकी बार निक हेग दे देगा या अलेक्जेंडर गोर्बुनोव दे देगा। तो आपको इन सभी को जो है याद रखना है, ये चारों नाम आपको याद रखना है। और ये मिशन पर गई कब थी, ये आप याद रखिएगा। लौट के आई कब थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे जो है भारत का 58वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है बी विकल्प हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, जुलाई 2025 तक भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है, और भारत का 58वां जो है बाघ अभ्यारण्य माधव बाघ अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का 9वां जो है बाघ अभ्यारण्य है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश से क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र जो है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए हम अधिकतर जो है हिंदी पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किनको जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2024 की बात कर रहा है कि जो है किसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको बताना है। अगर इनमें से बात करें तो हमारा जो है MS स्वामीनाथन को, और चौधरी चरण सिंह को, और कर्पूरी ठाकुर के, इन तीनों लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका ये तीनों हो जाएंगे। अब तीनों कौन से विकल्प में दिए गए हैं, देखिए तीनों जो है ये आपका सी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, सी विकल्प में, तो ये आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए भारत रत्न 2024 में किसे किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और जो है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इन सभी को जो है 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, महादेई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा में ये जो है महादेई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। डी विकल्प इसका ये सही हो जाएगा। देखिए महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है और यह अभयारण्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अभयारण्य से जो है महादेई नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम जो है महादेई वन्यजीव अभयारण्य भी रखा गया है। देखिए हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है, जो मुख्यतः किससे बना होता है ये आपको बताना है। हमारे दांत का जो ऊपरी भाग है ये कठोर इनेमल से जो है ये ढका रहता है और ये किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है ये कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट का। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इनेमल दांतों को बाहरी क्षति जैसे कि टूटना, घिसना और अम्लीय पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्यतः जो है कैल्शियम फास्फेट का जो है बना होता है। अगला सवाल देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? एनईपी 2020 के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को जो है शामिल किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो है माध्यमिक में कक्षा 6 से 8 को शामिल किया गया है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति या नीपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में इसको जो है मंजूरी दी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 1986 में स्थापित की गई थी, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इसे जो है 1992 में संशोधित किया गया था और तब से लेकर आज तक जो है यही चल रही थी। इनमें 2020 में 5+3+3+4 की नई स्कूल शिक्षा प्रणाली के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो है 6 से 8 तक की स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? किसने जो है समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री अरविंदो। ठीक है, श्री अरविंदो, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन श्री अरविंदो ने किया था। समग्र शिक्षा का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना, जिसमें केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। टीचर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी यूज, प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ये आपका कौन कौन से चैप्टर में दिया गया है नई शिक्षा पॉलिसी के, ये आपको बताना है। नई शिक्षा नीति में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए शिक्षा के लिए शिक्षा का प्रावधान जो है ये एनईपी 2020 के जो है अध्याय 15 में किया गया है। अध्याय 15 आपका जो है ये 4 में है, तो पहले का जो है ये हमारा 4 हो गया। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग या प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है ये अध्याय 23 में दिया गया है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और व्यावसायिक शिक्षा की बात जो है ये अध्याय 20 में की गई है एनईपी 2020 के, तो ये आपका जो है ये आपका अध्याय 20 में है, तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये आपका जो है दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन की बात जो की गई है ये अध्याय 21 में की गई है। ठीक है, अध्याय 21 में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4, 1, 2, 3 देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो पहले ही कोट में आपका दिया गया है। ए विकल्प में आपको 4, 1, 2, 3 दिया गया है। ठीक है, तो ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, दिया भी हुआ है कि जो है शिक्षक शिक्षा का प्रावधान अध्याय 15 में, प्रौद्योगिकी शिक्षा का उपयोग जो है ये अध्याय 23 में, व्यावसायिक शिक्षा आपके अध्याय 20 में, और प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन आपका अध्याय 21 में दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पर देखिए भर भर के क्वेश्चन आपके जो है ये नीपी से पूछे गए थे। देखिए कहा जा रहा है कि जो ये नीपी 2020 है इसमें जो है ECCE किसके लिए है, मतलब इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका जो है पूरा नाम है, और ये आपका पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। और आप लोग ये नीपी जो है अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको PDF डाउनलोड करके दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ ले। वैसे अभी तो आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल देखने को नहीं मिले हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये नीपी 2020 में ECCE का मतलब है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला सवाल देखेंगे, 10वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन का प्रत्यायन परिषद का जो है NAAC प्राथमिक फोकस है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए वैसे नॉर्मली तो जो है NAAC जो है सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी को, तो ये क्या काम करता है?
तो ये जो है उच्च शिक्षा संस्थानों का जो है प्रत्यायन करता है, याद रखिएगा, एक्रीडिटेशन करता है ये आपका, याद रखिएगा। तो इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसको जो है NAAC से जो है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या कैसा भी जो ग्रेड है ये इनको मिला हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ जो है काउंसिल, ये आपका है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में NAAC बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त जो है निकाय है, और इसका प्राथमिक फोकस जो है ये उच्च शिक्षा संस्थानों को मूल्यांकन और से प्रत्यायन है। अगला सवाल देखिए, जो है आर्थिक विकास के लिए PURA दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। मतलब जिसको हम PURA बोलते हैं, ये किसके दिमाग की उपज है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास के लिए जो है PURA, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, दृष्टिकोण जो है ये आपका, ये APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अगला सवाल देखिए, फिर से आपसे कह रहा है, एक तरफ नेशनल पार्क दिया गया है, एक तरफ जो है स्टेट दिए गए हैं, इनको आपको सही से मिलाना है। देखिए राजस्थान, अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी आपको दिखा दूं तो आसान हो जाएगा आपको मैच करना। देखिए मानस कहाँ पर है, तो मानस आपका जो है सबसे पहले मानस, देखिए मानस जो है ये आपका असम में है, ठीक है। तो पहले का जो है सी का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का 1 किस में लगा हुआ है, तो 2 विकल्प में लगा हुआ है, तो ए भी कट गया आपका, और ये आपका जो है डी भी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब आपका बचा क्या, बी और सी बचा। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे पिन वैली। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये डी का हमारा 2 हो जाएगा, डी का 2 दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में देखेंगे, तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवलादेव पक्षीअभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका पहले का जो है डी हो जाएगा, पहले का चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा जो केवल बी में पहले जोड़ा गया है, इसीलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा है, मैं सीधा कर देता हूँ, ये आपका बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, असम में आपका मानस, और जो है हिमाचल में आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, रियो +20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रियो +20 जो है ये मूलतः जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है किससे संबंधित है, आपने बहुत ही पहले जो है इसको देखा होगा, रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था उसी को बोलते हैं। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रियो प्लस जो है 20 वर्ष जो है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में ब्राज़ील में ये पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद जो है 2012 में पुनः रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। यह मूलतः सतत विकास से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, व्हाट डज ANPR, मतलब ANPR, ठीक है, ANPR का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ANPR, ठीक है, ANPR मैं दोबारा बोल देता हूँ, ANPR आप लोग वैसे भी पढ़ पा रहे होंगे। ANPR जो है ये आपका, इसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो पूरा नाम है ये आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो है इसका पूरा नाम है ANPR, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इन विच ईयर, मतलब मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया था। सतत विकास का विचार जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था ये आपको बताना है। तो ये जो है 1972 में एक जो है सतत विकास का जो विचार है ये आया था। तो ए विकल्प जो है आयोग ने सही माना है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सतत विकास का विचार वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। वर्ष 1987 में प्रस्तुत ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की जो है व्याख्या की गई थी, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है 1992 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखिए, 16वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है ये आपको बताना है। तो मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका मीथेन है, याद रखिएगा मीथेन है। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये आपका जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी हीलियम, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो है 2024 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा निहोन डिहानाक्यो। ठीक है, निहोन हिडानाक्यो, ये देखिए डी विकल्प में लिखा हुआ है हिडानाक्यो। निहोन हिडानाक्यो को जो है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से जो है हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जापानी संगठन निहोन हिडानाक्यो को जो है सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णता पक्ष में था? निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी भारत में, कब आई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। और ये जो है इसके पक्ष में थे तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा और इसका जो काम है ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज को जो है ये इसके उत्सर्जन को जो है एकदम कम कर देना। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 से लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता। अब मुख्य नेता की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और मीर निसार अली, तो इनमें से कौन कौन जो है इसमें शामिल थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है पहला विकल्प हो जाएगा। देखिए मीर निसार अली का नाम आपने सुना नहीं होगा, इससे संबंधित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर जो है ये इससे संबंधित है, तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। तो जानते हैं कि दिल्ली से जो है इनको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहादुर शाह जफर को जो है 1857 के विद्रोह का नेता ही बनाया गया था। बाकी ये लोग अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, नाना साहब कानपुर से, बरेली से खान बहादुर खान और जो है दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इनको भी कहा जाता है। अब 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जबकि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेयर ह्यूरेंस की गोली मारकर हत्या कर दी इन्होंने, और इसके परिणाम स्वरूप इसी के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब मुख्य कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस था, नई इनफील्ड राइफल का आना था, ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत में गंगा नदी प्रणाली जो है सबसे बड़ी है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल ये सही है, ये जो है सबसे बड़ी प्रणाली है भारत की। इसके अलावा गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तरकाशी में है। गंगा नदी का जो उद्गम है ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल ये उत्तरकाशी में है। अब सतलज तथा झेलम गंगा नदी की, देखिए सतलज और झेलम ये सिंधु नदी में मिलती है, इसका गंगा से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कह रहा है सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा आपका देखेंगे डी विकल्प में है, तो इसीलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसमें गंगा जो है सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, और गंगा का उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी यमुना और सोन है। सतलज तथा झेलम सिंधु नदी की जो है बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, अतः आपका ए, बी और डी जो है मतलब पहला दूसरा और चौथा जो है ये आपका सही हो जाएगा। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? आप सभी लोग जानते हैं खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और यह भारत, अफगानिस्तान और जो है मध्य एशिया को जोड़ता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ता है। देखिए कोरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? कोरियोलिस जो प्रभाव होता है ये किसका परिणाम है? तो ये एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ये एक प्रभासी बल है और ये जो है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोरियोलिस प्रभाव जो है ये पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। यह पृथ्वी के सतह पर गतिमान वस्तुओं की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही अस्थायी पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
अगला सवाल देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, क्रिस्टी जो है कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या आईओसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली जो है महिला बनी है, निम्नलिखित में से कौन से देश से हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है ये जिम्बाब्वे से है, याद रखिएगा जिम्बाब्वे से। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल जो है ओलंपिक कमेटी की जो है पहली महिला जो है अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये जिम्बाब्वे से है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला जो है ये क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से है, और वह न केवल पहली महिला है बल्कि पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो आईओसी की अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए कहा जा रहा है कि 2045 तक जो है जनसंख्या को स्थिर करना, और जो है मातृ मृत्यु को जो है ये आपका कितना 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 जो है ये आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो है ये लाई गई थी, 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य पहला क्या है, 2045 तक जो है जनसंख्या को स्थिर करना, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, और मातृ मृत्यु दर को जो है 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है 30 से कम करना आदि। ये इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो 1 और 2 कथन जो है ये दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध जो है पूंजी बाजार है ये आपको बताना है, शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार, ठीक है, शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार। तो ये आपका देखिए ये दोनों सही है, ठीक है। और भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ एक डिपॉजिटरी खाता ये आपका नहीं है, ठीक है। ये आपका शेयर और बॉन्ड बाजार जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका आपका डी विकल्प देखिए, डी विकल्प में 1 और 2 दोनों दिया गया है, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पूंजी बाजार एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न वित्तीय साधनों, स्टॉक, बॉन्ड, प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, भारत में फिक्की की स्थापना किसने की ये आपको बताना है। फिक्की की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और JRD बिड़ला, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में व्यापार और उद्योग का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का, मैच द फॉलोइंग है कि अधिकार के प्रकार और अनुसूची, कौन से अधिकार आपको कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए। देखिए राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार, ये आपको किस में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो ये आपका पहला ही मिलान हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, तो ये अनुच्छेद 15 में है, तो ये भी सही है। और इसके अलावा देखिए कह रहा है कि जो है इक्वलिटी ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता, तो ये आपका अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो ये आपका जैसे जैसे लिखा है ये सही ही लिखा है। देखिए अस्पृश्यता का अंत आपका जो है किस में बात की गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है। तो ये आपका पहला ही विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये कितनी है, तो ये 550 है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, और इसमें जो है 530 जो है ये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित हैं, और वर्तमान में 543 है, और 524 से जो है 524 जो है राज्यों से आए हैं, और 19 जो है ये आपका संघ राज्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। अगला सवाल देखिए सेशन का हमारे लास्ट सवाल है, और यहाँ पर फिर से आपसे कहा जा रहा है, एक तरफ जो है संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुसूची दी गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 61 से संबंधित है। तो ये आपका पहले का जो है या सी का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और ताकि आपको ये चारों दिख पाए। तो अनुच्छेद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50 में क्या है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो है पृथक्करण किया गया है। तो ये आपका पहले का जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 143 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है सलाहकार जो है क्षेत्राधिकार, ये आपको बताया गया है।
तो इसका जो है 4 हो जाएगा, 2 का जो है 4 हो जाएगा। आर्टिकल 61 में आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, तो ये आपका 2 4 1 हो जाएगा। और 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्य आपको बताए गए हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 4 1 3 किस में है, तो देखिए पहले ही विकल्प में है, तो इसका पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का कार्य का पृथक्करण जो है ये किया गया है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप पहले पढ़ना सीख लीजिए। देखिए जब हम जो है पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे अपने मन से भी निकलती हैं और कुछ हम क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं। तो ऐसे है कि बीच में कहीं भी थोड़ा सा जो है टंग स्लिप कर सकता है और हम गलत कर सकते हैं शब्दों को। तो आप ऐसा मत समझिए कि हमें पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना आप पहले सीखिए। जिन लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे उनको मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था। हमने उसका पूरा सहयोग किया और हम उसकी जो है पूरी जो है कदर करते हैं और आगे से जो है हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम जो है सही से पढ़ें। बाकी ऐसा नहीं है कि हम अनपढ़ हैं और यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार जब आप कमेंट किया करिए तो थोड़ा सा अच्छे कमेंट किया करिए, और ताकि देखिए जो गलत है आप उसको गलत बोलिए, लेकिन ऐसे कमेंट मत करिए कि किसी को जो है बुरा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।